नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को फिर दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना कम कर रहा है। व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने 38% तक तेल खरीदा था, लेकिन अब रुक रहा है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो पीछे हट रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना आसान हो जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी को एक महान नेता और भारत को एक अविश्वसनीय देश बताया। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच तेल को लेकर कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई। बता दें, इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को ऐसा ही दावा किया था, जिसके बाद भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया था। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने भारत की ओर से फैसला ले लिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आखिर नरेंद्र मोदी ने भारत के फैसले लेने का हक ट्रंप को क्यों दे दिया है? सीज फायर से लेकर रूस से तेल न खरीदने का फैसला ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ये देश का अपमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देना अब जल्दबाजी होगी। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब उन्होंने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि वो पहले रूस के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना था कि हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। अगर हम मिसाइल भेजने लगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। दरअसल राहुल गांधी हाल ही में रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जिनके कुछ दिन पहले भीड़ द्वारा पिटाई में मौत हो गई थी। मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ये सब सिर्फ राजनीतिक ड्रामा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने का प्रोग्राम है। हमारी सरकार का मकसद है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सुरक्षा। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौर्य ने आगे कहा कि राहुल गांधी को पीड़ित के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी नौटंकी बंद करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वीडी सावरकर के बारे में किए गए बयान पर मानहानि केस की सुनवाई शुक्रवार को शुरू हो गई। इस केस में शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर, जो दिवंगत सावरकर के पड़पोते हैं, उन्होंने विशेष अदालत में बयान दर्ज कराया। सत्याकी ने अदालत में अपने परिवार के बारे में जानकारी दी और बताया कि उन्होंने कैसे मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी का भाषण देखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने अपनी किताब में मुसलमानों को पीटने और उसका आनंद लेने के बारे में लिखा। सत्याकी ने अदालत को उस ऑनलाइन वीडियो की तारीख और अवधि की भी जानकारी दी। अब अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे। केरल के पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के परिवार के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। वकील के.एन. जगदीश ने बेंगलुरु के डवासपेट इलाके में 150 एकड़ जमीन घोटाले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक बीपीएल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को 1996 में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से सिर्फ 6 करोड़ रुपए में 150 एकड़ जमीन दी गई थी। जमीन देने का मकसद था फैक्ट्री लगाकर रोजगार देना, लेकिन आरोप है कि जमीन पर कोई उद्योग नहीं लगाया गया, बल्कि 2009 में मंत्री सुब्रमण्यम नायडू की मदद से उस जमीन को गैर कानूनी तरीके से रियल एस्टेट कंपनियों को बेच दिया गया। इस सौदे की कुल कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शिकायत में यह भी कहा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल में राजीव चंद्रशेखर की पत्नी और ससुर शामिल थे, इसलिए पूरा परिवार इस कथित घोटाले के दायरे में आता है। अब इस मामले में एसआईटी जांच की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले में भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने गुरुवार को एक सार्वजनिक सभा में बयान दिया, जिसने सुर्खियां बटोरी। उन्होंने हिंदू कॉलेज जाने वाली लड़कियों से अपील की कि वो जिम ना जाएं और इसके बजाय घर पर योग करें। विधायक ने कहा कि जिम में छुपा खतरा है और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने चेताया कि जिम में ट्रेनर और स्टाफ का पिछला रिकॉर्ड जांचना जरूरी है।
उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि कुछ लोग जिम में जाकर हिंदू लड़कियों को बहकाने की कोशिश करते हैं। पडळकर ने कॉलेज में कैंपस पर सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की और कहा कि बिना पहचान वाले युवाओं को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उनके बयान का सामुदायिक संदर्भ स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसे कई लोग कम्युनल डिवीजन और मोरल पुलिसिंग के रूप में देख रहे हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयान की तीखी आलोचना की। इससे पहले साल भी गोपाल चंद पडळकर धार्मिक धर्मांतरण और मिशनरी मामलों पर विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए थे। बिहार में मुसलमान आबादी करीब 17.7% है और सीमावर्ती उत्तरी इलाकों में ये 40% से भी ज्यादा हो जाती है। यानी चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की उम्मीदवार सूची में मुसलमान चेहरे नजर ही नहीं आ रहे। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अभी तक किसी भी बड़ी पार्टी ने 4 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टियों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व देने की इच्छा नहीं है। इतिहास भी यही बताता है कि बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या करीब 10% से ज्यादा नहीं पहुंची 1985 को अगर छोड़ दिया जाए। सीनियर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार की विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने विधानसभा चुनाव में उसामा शहाब को टिकट दिया है। उसामा शहाब कुख्यात डॉन से नेता बने दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन का राजद के शासनकाल यानी 1990 से 2005 के बीच सीवान में काफी प्रभाव था और उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। अमित शाह ने सवाल उठाया कि विपक्ष के पास अब ईमानदार उम्मीदवार नहीं बचे हैं क्या। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को फिर से जंगल राज में नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान ने शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान की सीमा में हवाई हमले किए। ये हमले पंक्तिका प्रांत में किए गए, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला उस समय किया गया जब दोनों देशों के बीच पिछले 48 घंटे से एक अस्थायी सीज फायर चल रहा था। ये युद्ध विराम लगभग 1 हफ्ते से चल रही गोलीबारी और झड़पों के बाद लागू किया गया था, जिसमें दोनों तरफ कई सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई थी। एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा है। हमने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये तनाव ऐसे समय बढ़ा है जब हाल ही में काबुल में धमाके हुए थे और उसी दौरान अफगान विदेश मंत्री पहली बार भारत की यात्रा पर पहुंचे थे। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 3 अफगान क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ACB ने पाकिस्तान संघ क्रिकेट का रिश्ता भी खत्म करने का फैसला किया। ACB ने कहा कि वो इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। बोर्ड ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा, इस दुखद घटना के बाद और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय T20 सीरीज में भाग लेने से हटने का फैसला किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.